हमारे साथ बैठे हैं ध्रुव अग्रवाल, चार्टेड अकाउंटेंट का बड़ा संगठन की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और कई संगठनों से जुड़ाव है। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ चुनाव लड़वाने में विशेषज्ञ हैं। हम उससे बात करेंगे कि क्या स्थिति है देश की, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे चुनावों। तो क्या देश की आपको क्या स्थिति क्या लगती है? देश की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा खराब है। उसमें दो मुद्दे सबसे परेशान करने वाले हैं कि 14 करोड़ लोग इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ये तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है। उद्योग, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग सब बंद की कगार पे हैं। 45% से ज़्यादा उद्योग बंद हो चुके हैं, छोटी दुकानें चल नहीं रही हैं। और उसकी वजह से छोटे छोटे शहरों में भी जो बड़े बड़े स्टोर चले गए हैं बड़े कॉरपोरेट के, उन लोगों ने छोटे दुकानदारों को भी परेशान कर रखा है और साथ ही ऑनलाइन ने भी परेशान कर रखा है। और सरकार की जो पॉलिसी है उसमें छोटों को कहीं भी राहत नहीं है। और उसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होता था या जीविका होती थी, वो जीविका भी अफेक्टेड है। और उसकी वजह से आप देख ही रहे होंगे कि सरकार खुद कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका मतलब जो नीति आयोग के डेटा हैं कि 20 करोड़ गरीब रह गए हैं, और सरकार जब अनाज बांटने पे आ रही है तो कह रही है हम 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज, जिसकी कीमत 100 रुपये भी नहीं होती। यदि वो गरीब नहीं है तो कोई आदमी इतनी लंबी लाइन लग के केवल 5 किलो अनाज के लिए क्यों लाइन में लगेगा? तो इसकी वजह से देश की हालत बहुत ख़राब है। रुपया गिरता चला जा रहा है और इतनी बुरी हालत हो गई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को, गांव की तो बात छोड़िए, लोअर क्लास की, बीपीएल की तो बात छोड़िए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ की हर जगह की फीसें इतनी बढ़ गई हैं, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं। तो और गैस का सिलेंडर, उसके तो आसमान भाव छू रहे हैं। तो इसकी वजह से इस समय देश में अभी गैस के सिलेंडर की बात, हर चीज की महंगाई। हमारे देश में खाना लकड़ी के ईंधन से पकता था, अब सब जगह प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना पहुंच गई। अब योजना तो पहुंच गई, हालत ये है कहीं तो सिलेंडर में किसी ने छेद करके नल लगा दिया पानी के लिए, कहीं कुछ। तो क्या जो देश का धन है वो भी व्यर्थ हो रहा है, और जबरदस्ती लोगों को ये ठांसा जा रहा है शहरी अंदाज में जीने के लिए। जो भारतीय अंदाज जो जीने का था उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। आपको क्या लगता है हम किस ओर जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है बिना सोचे समझे, बिना चर्चा के, केवल बेस्ट को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, जिसका उदाहरण है आपकी सिलेंडर योजना। एक तरफ हम कह रहे हैं ये गाय गोबर से समृद्धि लाएं, और एक तरफ हम कहते हैं कि उपले की जगह, कंडे की जगह हम गैस को अपनाएं। और वो गैस इतनी महंगी कि जिस 1200-1300 रुपये का एक सिलेंडर, 1300 रुपये में गांव में आज भी पूरा परिवार का खर्चा चला जाता है इनके आंकड़ों के हिसाब से। और ऐसे टाइम पे जो महंगी कर दी गई है। दूसरी जो परंपरागत उद्योग हैं, और आप समझ में आइए कि आप कहते हैं हम फ्री, ये उज्ज्वला के अंदर हमने सिलेंडर बांटे। दूसरी तरफ आप गौमूत्र पे 12% जीएसटी लगाते हैं। आप गोबर से बने हुए प्रोडक्ट पे आप 12% जीएसटी लगाते हैं। आप दूध दही यदि पैक करके बेचें, आटा बेचें यदि छोटी पैकिंग में, उस पर आप जीएसटी लगाते हैं। जबकि
आपने जिस समय ये जीएसटी भी आई थी उस समय कहा था एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दूध है, दही है, ये हमेशा जीएसटी फ्री रहेंगे। जो आज तक आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी जिन चीज़ों पर अंग्रेज भी टैक्स नहीं लगा पाए थे, उन सब चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया और उसकी वजह से आम आदमी का जीना, किसानों की जो कॉस्ट है, लागत, वो 40% बढ़ चुकी है। अब ये जो है यूरिया का 2.5 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी बजट दे रहे हैं। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए हम यूरिया पे दे रहे हैं। उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि भाई 500 रुपया महीना हम किसान निधि दे रहे हैं। इन सब देने के बाद में जब खेती हिंदुस्तान के अंदर एवरेज होल्डिंग का साइज 2000 गज भी नहीं है, आधे एकड़ भी नहीं है, फैमिली के पास जो होल्डिंग है उसके अंदर ये वाली चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। परंपरागत खेती ही सक्सेसफुल है, उसकी वजह से सारी खेती अनवायबल हो चुकी है। जब आपने कहा कि 500 रुपया किसान को दिया जा रहा, सवाल ये बनता है, अन्नदाता है किसान, और आप कहते हैं जी 500 रुपया दिया जा रहा है, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री या और मंत्री या विपक्ष के नेता जितने भी हैं, किसी का घर 500 रुपये महीने में चल सकता है? देखिए, हमारे यहाँ 14 करोड़ किसान हैं, उनमें से 5 से 7 करोड़ गन्ना किसान हैं और जो उनको एमएसपी दिया नहीं जा रहा है, और उसको एमएसपी के मुद्दे को भटकाने के लिए 500 रुपया सम्मान निधि, जिसको वो अपमान निधि कहते हैं, कि ये सम्मान निधि नहीं है, ये अपमान निधि है, कि हम लोग खेती से 500 रुपया महीना नहीं कमा सकते, ये सरकार मानने को तैयार है, तभी तो वो 500 रुपये सम्मान निधि दे रही है। यानी खेती ये सरकार ने मान लिया है, ये खेती वाले जो लोग हैं करते हैं भिखारी हैं, ये इसको व्यावसायिक तरीके से खेती कर ही नहीं सकते, ये यानी सरकार ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। एक तरफ सरकार आंकड़े कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत ज्यादा है और किसान को मिलता है 500 रुपया पूरे परिवार के लिए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो एबॉलिशन एक्ट है, इंदिरा जी ने लाया था, बहुत तरक्की भी हुई थी उसमें, लेकिन आप आज देखें तो चाहे दिल्ली सरकार को देखो, केंद्र सरकार को देखो, सरकारी महकमों में देखो, तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे हुए हैं, जबकि जो रेगुलर काम करने वाला है, 3 महीने से भी जो रेगुलर काम करने ज़्यादा वाला है, वो रेगुलर होना एम्प्लॉय चाहिए। और सरकार तो अपनी जगह है ना, विपक्षी दल इस बात पे बोलने को तैयार हैं। सरकार में जितने लोग हैं, पहले इंदिरा जी के ज़माने में तो ये तो था कि सरकार के अंदर लोग थे, सरकार की नीति के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते थे। आज तो ऐसी हालत है कि प्रधानमंत्री से सवाल ही नहीं कर सकता कोई। तो जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, क्या उसको समाप्त कर दिया गया या कर दिया जा रहा है या क्या हो रहा है? देखिए, अघोषित आपातकाल चल रहा है। जो आपातकाल इमरजेंसी आई थी वो घोषित थी, उसमें पता था कि हम बोलेंगे तो जेल होगी, लेकिन ये अघोषित आपातकाल है। इसके अंदर इनकम टैक्स से, ईडी से, सीबीआई से व्यापारियों को डराया जा रहा है, और व्यापार वर्ग लोग जो है खुद कह रहे हैं, गुजरात में भी कह रहे हैं, लेकिन सब घूंघट में रो रहे हैं व्यापारी, क्योंकि उन सबको ऐसे डर में रखा हुआ है जैसे प्रोडक्शन करना, व्यापार करना, उद्योग करना इस देश में पाप के समान हो गया है। कि जो भी आदमी उद्यम करके या अपना व्यापार करके कमाना चाहेगा, वो यहाँ का सबसे बड़ा पापी घोषित है। और जो केवल भीख मांगेगा और कहेगा आप ही हमारे दानदाता हैं, तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, कण कण को मोहताज करदाता हो गया और जन सेवक आज भाग्य विधाता हो गया। जब आपने ये बात की कर देंगे,
जीएसटी की बात की, लेकिन यदि देखा जाए तो ये तो परचेज टैक्स है। जो खरीदार है उसको टैक्स देना पड़ता है, दुकानदार को तो टैक्स देना नहीं पड़ता, और फिर भी दुकानदार उससे परेशान है। आखिर क्यों? इसका कारण ये है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता था। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता था जब हम माल बेच दें कंज्यूमर को, और जो कंज्यूमर से टैक्स आए उसको सरकार में, व्यापारी को अपनी जेब से टैक्स देना होता है, वो होता है आयकर। ये जो बिक्री कर होता था, जिसका बदल के जीएसटी कर दिया गया, इस जीएसटी इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर जो व्यापारी है वो एक सरकार का बिना फीस का मुलाजिम है, कलेक्शन एजेंट है, उसे जनता से पैसा कलेक्ट करके सरकार को देना होता था। लेकिन इस जीएसटी के अंदर, जैसा कि आपने कहा, इसको परचेज टैक्स बना दिया गया। व्यापारी यदि 1 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदता है तो उसको खरीदने के टाइम पे ही 28 लाख रुपए पहले जीएसटी जमा करना है, और उसके बाद उसको फिर कंज्यूमर से कलेक्ट करना है। यानी आपका बिना बिके हुए, जिसकी वजह से सारा व्यापारी की कैपिटल जीएसटी में चली गई, और उसकी वजह व्यापार ठप हो चुका है। हर एक व्यापारी पे लोन डबल हो चुका है। लोगों का जितना लोन अमाउंट था, सरकार का जीएसटी रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ हर महीने जीएसटी आ रहा है। लोन 4 गुना हो गया, 50 लाख करोड़ से ज़्यादा 200 लाख करोड़ लोन हो गया, विदेशी लोन भी बढ़ गया। उसके बाद भी सरकार पे पैसे के लिए रो रही है। सरकार ना तो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रही, ना किसी मद में पैसा खर्च कर रही। सारे जो है जो अनुसूचित जन वो आयोग थे, ओबीसी आयोग थे, कामधेनु आयोग, जितने आयोग हैं उनमें चेयरमैन ही अपॉइंट नहीं किए हुए, कहीं बजट एलोकेशन नहीं कर रही। तो इसका मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि सारी जनता का, व्यापारियों का, और व्यापारियों का खून चूसने का मतलब व्यापारी का खून नहीं चूस रहे, वो आम जनता का। व्यापारी कोई अपनी जेब से तो पैसा देता नहीं, वो तो एक आपका कलेक्शन एजेंट है। उस लूटने के बाद और इतना टैक्स बढ़ जाने के बावजूद भी सरकार रोना रो रही है कि हम पे पैसा नहीं। उसके बाद में वो रेल बेच रही है, उसके बाद में प्लेन बेच रही है, उसके बाद पाइपलाइन बेच रही है, उसके बाद सड़कें बेच रही है, तो हर चीज़ को बेच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी धन की शॉर्टेज हो रही है। तो ये एक फाइनेंशियल ऐसा मिसमैनेजमेंट में हम लोग फंस गए हैं कि इस वजह से किसी भी युवा में आज उत्साह नहीं है, ना उसको जॉब है ना काम है। आपने बात की व्यापारियों की, आपने नोटा का कैंपेन चलाया था और देश भर के व्यापारियों ने शपथ पत्र भी दिए थे कि हम सब लोग नोटा के साथ हैं, ये वो। लेकिन जब धरातल पे चीजें आती हैं तो वहां पे 1% भी लोग नहीं देते नोटा को वोट। आखिर क्यों? व्यापारी जो है जनता के साथ धोखा कर रहा है क्या? देखिए, व्यापारी उस समय तो अपनी पीड़ा बताता है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि ये जो राजनीति है, वो राजनीति इतना उसको डरा देती है। राजनीतिक लोग, छोटे छोटे पार्षद, वो खुल के उस समय सामने नहीं आ पाते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ऑप्शन नहीं है। भाई 2 चोरों में से किसको चुनो? तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन था कि बीजेपी को नहीं चुनना है, तुमने केजरीवाल को चुन लिया। लेकिन कोई, जब तक विपक्ष की पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक उनके पास ऑप्शन है नहीं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे, और बाकी असदुद्दीन ओवैसी वगैरह उनकी बी टीम बन गई। तो अब वहाँ पे भी 2 पार्टी हो गई। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रचारित किया जाता है समाजवादी पार्टियों को कि ये गुंडे बदमाशों की पार्टी है। तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू के बेसिस पे वो धमका के और इस इशू को बना के, या राम मंदिर इशू बना के, इस व्यापारी वाला जो वर्ग है उसको प्रलोभित करते हैं। और हालत ये है, आपको बता दूं, मैं नोएडा की अग्रवाल धर्मशाला की पहली ईंट मैंने लगाई हुई है,
अग्रवाल सम्मेलन है, उसके बाद में जिस दिन इलेक्शन आया, यदि अग्रवाल समाज के अंदर हमारे यहाँ 1,90,000 वो लोग हैं, उसमें से 3-4 हज़ार उस धर्मशाला के मेंबर हैं और 300-400 लोग एक्टिव हैं। हर 300 आदमियों, जो भी 300 आदमी, हर 300 आदमियों पे एक बीजेपी के पद का विजिटिंग कार्ड इलेक्शन से 3 महीने पहले दे दिया जाता है। इतने प्रकोष्ठ बना दिए जाते हैं, उनकी शेयर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिक्स पैसे के बलबूते पे ऐसी पॉलिटिक्स होती है जिसके अंदर कहते हैं कि व्यापार प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, पेशा प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, महाबुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, इंजीनियर प्रकोष्ठ, ऐसे प्रकोष्ठ बना के यदि 300 आदमी हैं और रात ही रात में बीजेपी फ्रेंड्स इस तरह के बना के उस सब लोगों को केवल अपना कार्यकर्ता बनाते हैं। और आज हो क्या रहा है कि जनता के हर अधिकार छीन गए। नहीं, बीजेपी क्या, कांग्रेस ने भी यही किया था। जब शीला दीक्षित यहाँ थी तो हर आदमी पे कोई ट्रैफिक वार्डन था, कोई ये था। तो क्या हो रहा है, ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये क्या करती हैं, 4.5 साल लूटती हैं और 6 महीने वो गेम खेलती हैं दिखाने का, और इसकी वजह से जनता इसमें फंस जाती है। और उसी का हाल ये हो रहा है कि आज 18 राज्यों की हालत श्रीलंका से गई गुजरी है। और श्रीलंका क्या कर रहा है, हम $5 मिलियन दे रहे हैं किसको, श्रीलंका को। और श्रीलंका क्या कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, तमिलियन हिंदुओं को मार रहा है। जो सेना ने 1988 में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बनाई थी, राजीव जयवर्धने अवार्ड हुआ था, उसके अंदर ये था कि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी बरकरार रखी जाएगी। प्रभाकरण जो लीडर था उसको हमारी सेना ने उसको खत्म किया, और उसके बावजूद वहाँ लिंगायत मंदिर बनाया सेना ने, भारतीय सेना ने, और उनकी सेना ने मिलके उस लिंगायत मंदिर को तोड़ दिया गया। और भी मंदिर तोड़ के वहाँ बौद्ध स्तूप, हम बौद्धों के विरोधी नहीं है, यहाँ भारत में बौद्धों का बहुत आदर करते हैं, लेकिन और देशों के अंदर बेसिकली वो तमिल हिंदुओं का संघार नहीं है, वो भारत की प्रति दुश्मनी है कि हम भारत को कुछ नहीं समझते। यही हालत बांग्लादेश में हो रहा। उसके बावजूद यदि हमारा प्रधानमंत्री कहता है पूरे वर्ल्ड में हमारा सबसे ज्यादा सम्मान है, तो हमारे शंकराचार्य ने भी कहा था कि यदि जानवरों की तरह तुम्हारे सैनिकों को लाठी पे लटका के तुम्हारी सीमा पे भेजा जाता है, और उसके बाद आप कहते हो कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व की सबसे बड़ी मिलिट्री रखते हैं, तो आपसे बड़ा शर्मनाक, इससे बड़ा शर्म कोई हो नहीं सकती कि उस शक्ति को आप कहाँ दिखाओगे। यदि शक्ति को है, शक्ति से या तो डरे आदमी या आपको शक्ति का यूज करना है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा रोष है, लेकिन रोष को संकलित करने का काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे 250 म्यूनिसिपैलिटी की पार्टी पे हम सोच एक तीसरे मोर्चे के रूप में, वो चाहे महागठबंधन हो, चाहे राष्ट्रीय महागठबंधन हो, चाहे भारतीय महागठबंधन हो, या तीसरा मोर्चा हो, या भारतीय राष्ट्रीय प्रगतिशील महागठबंधन हो जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, या अर्थ क्रांति धर्म विद्रोह जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, या कोई और पार्टी हो, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हो, एनसीपी हो, ये हो, हम सबको करके एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहते हैं कि आप कम से कम एक विरोध प्रकट करने वाला, एक राजनीति में, लोकतंत्र में विरोध जरूरी है। एक विरोधी का नेता, एक विपक्ष का नेता जो वास्तव में बात उठा सके और उन बहरे कानों तक पहुंचा सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और करप्शन के लिए हमने नारा दिया है कि घूस ना लेंगे, घूस ना देंगे, घूस लेने वालों को ना घूस लेने देंगे, ना घूस देने देंगे, और घूस लेने वालों को, घूस देने वालों को ना ग्राम सभा में घुसने देंगे, ना विधानसभा में घुसने देंगे, ना लोकसभा में घुसने देंगे। इस मुद्दे पे हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और इस हिमाचल के अंदर भी, ऊना के अंदर हमारे सोमेश शर्मा जी के नेतृत्व में हमने पूरे, और वहाँ कल्याणगिरी जी को वहाँ पे हमने चीफ मिनिस्टर घोषित किया है, साध्वी कल्याणगिरी को। हिमाचल के अंदर भी हम लड़ रहे हैं। उसके अलावा गुजरात के अंदर हम 5 शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, सब जगह 5 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम गुजरात के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो 3 राज्यों के चुनाव होने हैं,
इन सब के अंदर भी एक कम से कम एक मजबूत विपक्ष की तैयारी करने की के लिए हम संलग्न हैं। कहाँ तक सक्सेस होंगे ये तो बात की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, आपने कहा कि एकजुट विपक्ष को लाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक भी, और उम्मीद करते हैं कि इस पे कामयाब हो, वही पैमाना होगा कहाँ तक आगे आप जाते हैं। नमस्कार।